मैं सुहाग सेज पर बैठी मन में खुशियां भर अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मुझसे वो एक एक पल काटे नहीं कट रहा था। जब से मेरी शादी तय हुई थी तब से मैं अपने अरमानों को सजाए बैठी थी और आखिरकार आज वह दिन आ ही गया था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे मैं थोड़ा सा अपने आप में ही सिमट गई। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। खुशी के साथ साथ मुझे एक अजीब सी घबराहट भी हो रही थी कि तभी मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी। मैंने देखा कि सामने कोई महिला थी। जब मैंने घूंघट उठाया तो वह उस घर की एक नौकरानी थी। उसने कहा कि मैं ये दूध पी लूं। मैंने पहले तो इनकार किया, लेकिन उसने कहा कि हवेली का ये नियम है कि जो भी इस हवेली में रहता है उसे रोज रात को दूध पीना ही पड़ता है। ये सुनकर मुझ बेचारी ने चुपचाप दूध को पी लिया। उसके बाद वह नौकरानी कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली गई और मैं एक बार फिर से घूंघट ओढ़कर चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर में मुझे न जाने क्यों अपना शरीर बहुत बोझिल सा लगने लगा और मेरी आंखें अपने आप बंद सी होने लगीं। मैंने सोचा कि शायद मुझे शादी की थकान की वजह से नींद आ रही है, इसलिए मैं धीरे से बेड से टेक लगाकर बैठ गई। धीरे धीरे मुझको खुद ही पता नहीं चला कि कब मुझे गहरी नींद आ गई। कुछ देर के बाद मेरा पति आया और मुझे प्यार करने लगा। अपने पति के प्यार के एहसास को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी और उनके प्यार में डूबती ही चली जा रही थी। कमरे में बहुत अंधेरा था और उस वक्त उनके प्यार के नशे में मेरी आंखें बोझिल सी थीं। मेरे पति मुझे बेतहाशा पागलों के जैसे प्यार किए जा रहे थे। मैं भी उनके जोश को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, लेकिन न जाने क्यों पर मेरा बदन उतनी फुर्ती नहीं दिखा पा रहा था जितना कि मैं चाहती थी। तभी फिर मेरे पति ने मुझे उल्टा करके बिस्तर पर लिटाया और फिर मेरे साथ वह सब इस तरह से किया कि मेरी चीखें निकलने लगीं। मुझे अभी भी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं कुछ कह पाती। दूसरा, मेरे दिलो दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे बस कुछ भी करके अपने पति को खुश करना है, जिस वजह से मैं उस दर्द को बर्दाश्त करती चली गई। फिर न जाने कब मैं नींद की आगोश में समा गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने जिस्म को बेतहाशा दर्द में डूबा हुआ पाया, लेकिन ये दर्द भी मुझे खुशी से भर रहा था। मैंने खुद को समझाया कि अब मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और इस तरह की चीज़ों की अब मुझे आदत डालनी ही होगी। शायद पतियों के प्यार करने का अंदाज ही कुछ ऐसा होता है। मेरे जिस्म पर कई सारे नाखूनों के निशान भी थे जिन्हें मैं छू कर देख रही थी, जिससे मुझे दर्द भी हो रहा था, लेकिन उन्हें देखकर मैं शर्मा भी रही थी। उसके बाद मैं तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकल कर गई तो देखा कि हवेली में चारों तरफ नौकर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। मुझे मेरा पति कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। हवेली से थोड़ा बाहर की तरफ बढ़ने पर मुझे अपना पति जमींदार साहब के पास खड़ा हुआ नजर आया। मैं समझ गई कि शायद मेरे पति किसी हिसाब किताब में इस समय व्यस्त हैं, इसलिए मैं वापस अपने कमरे में लौट गई। मैंने सोचा कि जब मेरे पति कमरे में आएंगे तब मैं उनसे बात कर लूँगी, क्योंकि सुबह से उठने के बाद तो मैंने अपने पति से अभी तक कोई बात ही नहीं की थी। रात की खुमारी अभी तक मेरे दिलो दिमाग से उतरी नहीं थी। मैं बार बार जब भी खुद को आईने में देखती तो शर्माने सी लगती। आईने के सामने बैठकर खुद को सजाते संवारते हुए मैं अचानक ही अपने अतीत की यादों में खो गई। मेरा नाम सुमन है। मैं खुद को बचपन से ही बहुत बदकिस्मत समझती थी, क्योंकि मैं जैसे ही पैदा हुई तभी मेरी माँ का देहांत हो गया। इसके बाद मेरे पिता और उनके घर वालों ने मुझे अपनाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पहले से भी बहुत सारे बच्चे थे और मैं एक लड़की थी जिसका बोझ कोई भी नहीं उठाना चाहता था।
इसलिए उन्होंने मेरे पालन पोषण की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, जिस वजह से मजबूर होकर मेरी नानी को मुझे अपने घर लेकर जाना पड़ा। लेकिन नानी भी मेरी बहुत बूढ़ी थी। आखिर वह बेचारी बुढ़िया कब तक जिंदा रहती। कुछ ही सालों बाद मेरी नानी का भी देहांत हो गया और फिर मजबूरन मेरे मामा मामी को मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। लेकिन जिस दिन से मैं मामा मामी के साथ में रहने लगी थी, मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जब मुझे ताने सुनने को नहीं मिलते थे। धीरे धीरे मैं उनके तानों को सहते हुए बड़ी होने लगी, जबकि मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मेरी गलती क्या है, क्योंकि मैं मामी की कही हर बात मानती थी। घर का सारा काम भी मैं ही करती थी, लेकिन फिर भी मामी मुझसे हर वक्त नाराज होती रहती, मुझ पर चीखती चिल्लाती रहती और मामा के काम से वापस आने पर वह मेरी तरह तरह की शिकायतें लगाती रहती। मैं हमेशा ये कोशिश करती रही कि मामी को शिकायत का कोई भी मौका ना दूं, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा था कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन मामी मुझसे कभी भी खुश नहीं रह सकती हैं। काम निपटाने के बाद मैं जब भी अकेले में बैठती तो फूट फूट कर रोती। मैं अक्सर अपनी माँ को याद करती कि वह मुझे छोड़कर क्यों चली गई। इससे अच्छा तो मैं भी अपनी माँ के साथ ही मर जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे प्यार करता। एक मेरी नानी ही थी जो मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली गई। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो शायद जो कमी मुझे महसूस होती है वह कभी भी नहीं होती। मैंने भी अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था और मेरे जीवन में कोई भी खुशी आएगी इसकी तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे आज भी याद है जब पहली बार शादी का रिश्ता बताने वाली एक औरत मामी के पास मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई थी, और जब मामी ने उस लड़के की तस्वीर मुझे दिखाई तो पहली ही नज़र में मैं उस लड़के को अपना दिल दे बैठी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतने खूबसूरत नौजवान से होगी। मेरी मामी ने बताया कि इस लड़के का नाम सचिन है, जो यहाँ से 2 कोस दूर के एक गांव के बड़े जमींदार के यहाँ पर मुंशी के पद पर काम करता है। उसका उस गांव में बहुत रुआब है, क्योंकि वह जमींदार का बहुत खास आदमी है। ऊपर से जमींदार उसे अपनी हवेली में ही रखता है, तो इतनी बड़ी हवेली में रहने का सुख अलग से है। और साथ ही नौकर चाकर भी लगे हुए हैं जो उसके लिए भी काम कर देते हैं, और आगे पीछे भी उसके कोई नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले ही उसके पिता का देहांत हो चुका है। और माँ का देहांत तो उसकी तभी हो गया था जब वह 8 साल का था। ये सुनकर मुझे बड़ा ही दुख हुआ। मुझे ऐसा लगा कि सचिन और मेरी कहानी कुछ कुछ एक जैसी ही है। माँ बाप के ना होने का दुख मैं बहुत अच्छे से समझती थी। मेरी मामी कहने लगी कि अगर तू इससे ब्याह करेगी तो राज करेगी। मेरे लिए एक दिन ऐसा रिश्ता आएगा, मैंने तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने आज तक सिर्फ ये कहानी ही सुनी थी कि एक दिन एक राजकुमार आता है और अपने साथ ब्याह कर ले जाता है, पर आज इस ख्वाब को मैं हकीकत में बदलते हुए देख रही थी, क्योंकि सचिन सच में किसी राजकुमार से कम नहीं था। वैसे तो मैं अपनी मामी से हमेशा दुखी रहती थी, लेकिन मैं उनकी इस बात की शुक्रगुजार थी कि कम से कम उन्होंने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा था, क्योंकि वह खुद भी मुझसे अपनी जान जल्द से जल्द छुड़ाना चाहती थी। हकीकत तो ये थी कि मैं खुद भी उनके साथ अब नहीं रहना चाहती थी। ऊपर से मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया था कि अब मुझसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा था कि कब मैं सचिन के साथ ब्याह कर उसके साथ अपना गृहस्थ जीवन जीऊँ। कुछ ही दिनों बाद मेरा ब्याह सचिन के साथ हो गया और मैं विदा होकर इस हवेली में आ गई थी। आईने के सामने बैठे बैठे मैं अभी यही सब सोच रही थी कि तभी मुझे बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने बाहर कमरे से जाकर देखा तो वह और कोई नहीं बल्कि सचिन ही थे। मैंने तुरंत ही अपना चेहरा घूंघट से ढका और दौड़कर उनके पास पहुंची।
मेरे अचानक इतना करीब आ जाने से वह बुरी तरह से चौंक गए और मुझसे बोले, क्या आपको कुछ चाहिए था? उनके इस तरह से मुझसे बात करने के अंदाज से मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने कहा कि आप सुबह से मुझे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आए। मैं कब से अकेले आपका इंतज़ार कर रही थी। मेरी इस बात पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा कि आपने खाना खाया? तो कहने लगे, नहीं, बस मैं खाने ही जा रहा हूँ। मैंने कहा, रुकिए, मैं खुद आपके लिए खाना लगा कर लाती हूँ। तो कहने लगे कि नहीं, मुझे थोड़ा सा खेतों की तरफ काम है, इसीलिए मैं वहीं पर जाकर खा लूँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चले गए और मैं उदास मन से कमरे में लौट आई। मैं सोचने लगी, न जाने ये कितना काम करते हैं। जमींदार साहब को भी इन पर जरा सा भी तरस नहीं आता। बताओ, चैन से खाना खाने तक का समय नहीं है इनके पास। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि इतना काम करते हैं तभी तो जमींदार साहब उन्हें इतना महत्व देते हैं कि खुद अपने साथ इस हवेली में रख रहे हैं, वरना नौकर चाकर तो और भी हैं। लेकिन मजाल है जो किसी को हवेली में रहने की इजाज़त दी हो। इसके बाद से धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे और रोज रात सचिन मुझे जी भर कर प्यार करते। पर ना जाने क्यों उस वक्त मैं बेसुध सी हो जाती। शायद उनके प्यार का नशा ज़्यादा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे उनके प्यार करने के अंदाज से गुस्सा भी आने लगा था, क्योंकि जब भी मैं सुबह उठती तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। मैं उनसे इसकी शिकायत करना चाहती थी कि वह मेरे साथ इस तरह से आखिर क्यों करते हैं, पर मुझे कभी मौका ही नहीं मिलता। दिन भर तो वह काम में इतना बिजी रहते कि मेरे पास तो एक पल के लिए भी नहीं बैठते, यहाँ तक कि कमरे में भी नहीं आते। और जब भी मैं उनसे बात करने के लिए जाती तो वह घबराकर वहाँ से चले जाते। न जाने वह मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे थे। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी कि मेरा पति मेरे साथ जरा सा भी वक्त क्यों नहीं बिताता है। एक सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि मेरे शरीर पर बहुत बुरी तरह से नाखूनों के निशान लगे थे। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। उस दिन मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा पा रहा था। मैंने सोचा कि मैं आज उनसे इस बात की शिकायत करूंगी कि आखिर प्यार करने का ये कौन सा तरीका है। दोपहर के वक्त वह जैसे ही हवेली में आए, मैं तुरंत ही उनके सामने पहुंच गई और उन्हें अपने निशान दिखाते हुए कहने लगी कि आपने ये क्या किया। इससे पहले कि वह कुछ कहते कि तभी जमींदार साहब के खांसने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर मैं बुरी तरह से सहम गई और उन्होंने भी अपना सर नीचे झुका लिया। जमींदार साहब ने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ है? मैंने उनसे कहा कि मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उनसे कह रही थी कि ये मुझे डॉक्टर के पास ले चलें। ज़मींदार साहब कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो मैं डॉक्टर को हवेली पर ही बुला देता हूँ, वह तुम्हारा ठीक से इलाज कर देंगे। अब तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। मैं चुपचाप वापस कमरे में आ गई। मैं यही सोचने लगी कि ज़मींदार साहब कितने बड़े दिल के इंसान हैं। मुझे जरा सी तकलीफ़ हुई तो उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर को हवेली में ही बुला दिया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहिबा आ गईं और उन्होंने मेरा चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और अपने पति से कहना कि अभी कुछ दिन तक तुमसे दूरी ही बना कर रखें। उसके बाद वह मुझे कुछ दवाइयाँ देकर चली गईं। मैंने सोचा कि आज जब ये रात में लौट कर आएंगे तो मैं इन्हें पूरी बात बताऊंगी कि उनके इस तरह के बर्ताव से मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। उसके बाद रात को न जाने क्यों पर मुझे बहुत गहरी नींद आ गई और मैं उनसे कोई बात ही नहीं कर पाई। अगले दिन जब मैं कमरे से बाहर गई तो अचानक ही ये मेरे करीब आए और मुझसे कहने लगे कि अब आपकी तबीयत कैसी है। मैंने कहा, आपको तो जैसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर ने मुझे क्या कहा, लेकिन आपके पास वक्त है जो आप मेरी बात सुने।
मेरी ऐसी बात सुनकर वह कहने लगे कि ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो आपकी फिक्र हो रही थी, बस इसीलिए मैं आपका हाल पूछने के लिए यहाँ चला आया। इससे पहले कि मैं उनसे और कुछ कहती या शिकायतें करती कि तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उन्हें किसी ज़रूरी काम से अपने साथ बुलाकर ले गया। मैं मुंह बनाती हुई वापस अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि ये भी बड़े अजीब हैं। दिन में इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे इन्हें मेरी बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो, लेकिन रात को इन्हें न जाने क्या हो जाता है कि ये मुझ पर जरा सा भी रहम नहीं खाते और मेरे साथ इतना बेसब्र होकर वह सब करते हैं कि मेरा हाल बेहाल हो जाता है। दवा खाने के बावजूद भी इधर मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती ही चली जा रही थी, क्योंकि ये मेरे साथ हर रात को वह सब किया करते थे, जबकि डॉक्टर ने तो मुझे कुछ दिनों तक इनसे दूरी बनाकर रखने को कहा था। पर मैं भी क्या करती, मैं इनसे इस बारे में बात ही नहीं कर पा रही थी कि तभी कुछ दिनों के बाद हमें पता चला कि ज़मींदार साहब के इकलौते बेटे अपनी पत्नी को लेकर शहर से वापस कुछ दिनों के लिए हवेली आ रहे हैं। इसीलिए उनके स्वागत के लिए हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया। कुछ ही देर के बाद एक बड़ी सी गाड़ी से जमींदार साहब के बेटे और उनकी पत्नी उतरे। वह दोनों देखने में बड़े ही शालीन लग रहे थे। हम सब उनके स्वागत में खड़े हुए थे। फिर वह दोनों मेरे पास भी आए और उन्होंने मुझे नमस्कार किया। मैंने भी उन्हें नमस्कार किया। मैं सोचने लगी, ज़मींदार साहब के बेटे भी उनकी ही तरह बड़े दिल वाले हैं जो मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। कुछ ही दिनों में मेरी ज़मींदार साहब के बेटे विक्रम की पत्नी पूनम से बहुत अच्छी बनने लगी। वह अक्सर मेरे कमरे में आ जाती और हम दोनों बैठकर घंटों बातें किया करते। वह बार बार मुझसे यही सवाल पूछती कि मैं अपनी शादी से खुश तो हूँ। मैं उन्हें कहती कि हाँ, मैं खुश तो हूँ, लेकिन बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मुझे कष्ट होता है। लेकिन यही तो ज़िंदगी है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल वैसा तो नहीं हो सकता जैसा हम चाहते हैं। मेरी इस बात पर वह मुझसे पूछने लगती कि आखिर मुझे ऐसी क्या तकलीफ़ है, पर मैं शर्म के मारे उन्हें कुछ भी नहीं बता पाती। फिर एक दिन जब मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हुई तो मेरा हाल चाल लेने के लिए वह मेरे कमरे में आईं। उस दिन उनका अपनापन पाकर मैं जी भर के रोई। वह मुझसे कहने लगी कि आखिर तुम्हारी तबीयत ठीक क्यों नहीं रहती। तो मैंने ना चाहते हुए भी उन्हें सब कुछ बता दिया। लेकिन फिर मुझे डर लगने लगा कि कहीं इससे मेरे पति की नौकरी पर आँच ना आ जाए। मैं उनके आगे हाथ जोड़ने लगी कि आप मेरे पति से कुछ भी मत कहिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उन्हें इस बात का पता चले कि मैंने उनके और अपने बीच की सारी बातें किसी तीसरे को बताई हैं। तभी मुझे याद आया कि मैंने एक बहुत ही खूबसूरत से मेज़पोश पर कढ़ाई की है, जिस पर मैंने अपना और उनका नाम भी साथ में लिखा है। मैंने उसे पूनम दीदी को खोलकर दिखाया, जिसकी डिज़ाइन उन्हें बहुत पसंद आई। लेकिन फिर अचानक न जाने क्यों उनके चेहरे का रंग सा उड़ गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ? अभी तो आपको इसकी डिज़ाइन बहुत पसंद आ रही थी। इससे पहले कि वह मुझे कुछ कहती कि तभी हवेली की नौकरानी हमारे कमरे में आ गई और पूनम दीदी से कहने लगी कि आपको छोटे ठाकुर बुला रहे हैं। ये सुनकर वह वहाँ से चली गई। मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें पहले तो मेज़पोश की कढ़ाई पसंद आई थी, लेकिन फिर बाद में न जाने अचानक उनके चेहरे की खुशी कहाँ चली गई। उसी रात नौकरानी मेरे लिए दूध लेकर आई। मैंने उससे कहा कि तुम जाओ, मैं अभी थोड़ी देर बाद इसे पी लूँगी। उसके बाद वह वहाँ से चली गई। जब कुछ देर बाद मैंने दूध को देखा तो उसमें मक्खी गिर चुकी थी, इसलिए मैंने उस दूध को उठाकर बाहर खिड़की से फेंक दिया। मेरे शरीर में इतनी कमज़ोरी रहती थी कि मुझे रोज़ाना ही जल्दी नींद आ जाती थी, इसीलिए मैं थोड़ी ही देर बाद चुपचाप सोने के लिए लेट गई। तभी सचिन कमरे में आए और उन्होंने मेरे साथ फिर से
वही सब करना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें पहले मना किया कि वह ये सब ना करें, लेकिन वह ना जाने क्यों मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। जब मैंने उन्हें एक बार फिर से रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी दोनों टांगें पकड़कर जोर से खींची, जिससे मैं बुरी तरह से घबरा गई और कमरे की लाइट जला दी। पर कमरे की लाइट जलाते ही मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि सामने मेरे पति सचिन नहीं बल्कि जमींदार साहब थे। मैंने तुरंत ही अपना सर चुनरी से ढका और उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मेरे पति सचिन कहाँ हैं। तो वह कहने लगे कि वह तो अपने काम पर गया है। फिर वह कहने लगे कि तुमने आज दूध नहीं पिया। मैंने उनकी तरफ हैरानी से देखा तो वह मुस्कुराकर कहने लगे, चलो कोई बात नहीं, देखो अगर तुम इस सारे ऐशो आराम को चाहती हो तो मैं जैसा कहता हूँ चुपचाप वैसा करो। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं दंग रह गई, लेकिन मैं समझ चुकी थी कि वह मुझसे क्या चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर आप अभी के अभी मेरे कमरे से निकल कर नहीं गए तो मैं चिल्ला चिल्ला के पूरी हवेली के लोगों को यहाँ इकट्ठा कर लूँगी। मेरी बात सुनकर वह बड़े ही रौबदार तरीके से ज़ोर ज़ोर हंसने लगे कि तुम्हें लगता है कि इस पूरी हवेली में कोई भी ऐसा है जो मेरा विरोध करेगा? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें और तुम्हारे पति को मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही वह मेरे ऊपर बुरी तरह से टूट पड़े और मैं जल बिन मछली की तरह छटपटाने लगी कि तभी किसी ने दरवाजे पर जोरदार लात मारी और जमींदार को गिरेबान से पकड़कर ऊपर की तरफ खींचा। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े ठीक किए और बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। तभी मैंने देखा कि मुझे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि जमींदार का बेटा विक्रम था। पूनम दीदी ने तुरंत ही मुझे दुपट्टा उड़ा दिया। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी ही देर के बाद हवेली के आंगन में मैं, विक्रम जी, पूनम दीदी, वह जमींदार और मेरे पति सचिन खड़े हुए थे। विक्रम जी अपने पिता से चिल्लाकर बोले कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बाप ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है। आपने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी चाल चली। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हुए। उसके बाद वह सचिन यानी मेरे पति की तरफ देखकर चिल्लाने लगे कि और तुम भी मेरे बाप की इस काली करतूत में शामिल थे। लेकिन मेरे पति हक्के बक्के होकर विक्रम जी की तरफ देख रहे थे। इधर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोचने लगी कि क्या मेरे पति ने जमींदार को मेरे पास भेजा था। अब तो मुझे अपने पति से नफरत सी होने लगी थी। तभी मेरे पति विक्रम जी से कहने लगे कि ये आप क्या कह रहे हैं छोटे ठाकुर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विक्रम जी ने कहा, क्या सच में तुम्हें कुछ भी नहीं पता या फिर तुम भी मेरे सामने नासमझ बनने का नाटक कर रहे हो। मेरे पति कहने लगे कि मैं अपने मरे हुए माँ बाप की कसम खाकर कहता हूँ कि आप जो कुछ भी कह रहे हो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। विक्रम जी ने कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे पिता ने तुम्हारी तस्वीर दिखाकर सुमन से धोखे से तुम्हारे नाम पर खुद शादी कर ली। विक्रम जी के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। मैंने तुरंत ही विक्रम जी की तरफ फटी हुई आंखों से देखा तो वह मेरी ओर देखकर कहने लगे, हाँ सुमन, तुम्हारी शादी सचिन से नहीं बल्कि मेरे बाप से हुई थी। मैंने कहा, लेकिन मेरी मामी ने तो मुझे इनकी तस्वीर दिखाई थी। ये बात सुनकर सचिन जी भी हक्के बक्के रह गए। फिर वह कहने लगे, इसका मतलब जमींदार साहब ने मेरी वह तस्वीर मुझसे इसीलिए मांगी थी। विक्रम जी तुरंत ही अपने पिता पर बहुत ज़ोर से चिल्लाए और कहने लगे कि अब आप सारी सच्चाई खुद बताएंगे या नहीं। अपने बेटे की गरजती हुई दहाड़ सुनकर जमींदार थोड़ी देर के लिए कांप गया और फिर वह कहने लगा कि हाँ, मैंने सुमन से शादी करने के लिए ही ये सारा खेल रचा। दरअसल मैं दोबारा शादी करना चाहता था और मेरी ये इच्छा थी कि मुझे एक कम उम्र की लड़की मिले, लेकिन मेरी उम्र देखकर
कोई भी कम उम्र की लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर जब मैंने मेरे रिश्ते की बात सुमन की मामी से चलाई तो वह भी यही कहने लगी कि सुमन को जब ये बात पता चलेगी कि उसकी शादी एक इतने बूढ़े इंसान से हो रही है तो वह हरगिज भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी। फिर मेरे दिमाग में ये योजना आई कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि सुमन को किसी जवान लड़के की तस्वीर दिखा दूं और खुद दूल्हे की जगह पर बैठ जाऊंगा। और इस काम के लिए मेरी नज़र में सचिन से बेहतर लड़का और कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि वह दिखने में भी बहुत खूबसूरत नौजवान है और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं था। साथ ही वह एक सीधा इंसान था। मैंने सोचा कि अगर कभी उसे इस सच्चाई के बारे में पता भी चल गया तो वह मेरा कर ही क्या लेगा। इस वजह से मैंने शादी से पहले उससे कहा कि वह यहीं हवेली में ही आकर रहे, क्योंकि हवेली बहुत बड़ी है। अगर वह यहीं रहेगा तो और भी अच्छे से काम कर पाएगा। उसके बाद मैंने इस योजना में सुमन की मामी को भी शामिल कर लिया। इसके बदले में मैंने उसे बहुत मोटी रकम दी और वह खुशी खुशी इस सब को करने के लिए तैयार हो गई। और उसने सुमन को सचिन की तस्वीर दिखाते हुए उसके बारे में जितनी भी अच्छी अच्छी बातें थीं वह भी सब बता दी, ताकि सुमन तुरंत ही इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाए। और फिर ऐसा हुआ भी। शादी के बाद से रोज रात को मैं अपनी नौकरानी के हाथों नशीला दूध सुमन को पिलवा देता था। इसीलिए दूध पीने के बाद वह इतनी गहरी नींद में सो जाती थी कि उसे पता ही नहीं चलता था कि उसके साथ वह सब करने वाला मैं हूँ या सचिन। जमींदार की सारी बात सुनने के बाद सचिन जी कहने लगे कि इसीलिए सुमन जी मेरे पास बार बार आकर इस तरह की बातें करती थीं और मैं समझ ही नहीं पाता था कि वह मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। अब मेरे सामने भी पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। मुझे भी अब समझ आ चुका था कि इसीलिए ऐसा था कि जो सचिन दिन में मेरी फिक्र करता था उसे रात में मेरी कोई परवाह ही नहीं होती थी, क्योंकि रात में मेरे साथ वह सब करने वाला सचिन नहीं बल्कि ज़मींदार था। मैं अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं तो यही सोचती थी कि शायद अब मेरी किस्मत बदल चुकी है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बुरी किस्मत ने मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा था। मेरे साथ किस्मत ने ही नहीं बल्कि मेरे खुद के सगे मामा मामी ने भी रुपयों के लालच में इतना बड़ा धोखा किया था। विक्रम जी ने जमींदार से कहा कि अब वह मुझे एक पल के लिए भी इस गांव में नहीं रहने देंगे, क्योंकि अभी तक उनको यही लग रहा था कि शायद मैंने उनके पिता से अपनी मर्जी से शादी की है। लेकिन आज जब मैंने पूनम दीदी को अपने और अपने पति का नाम मेजपोश पर कड़ा हुआ दिखाया तब उन्हें इस हकीकत का अंदाज़ा हुआ कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था। पूनम दीदी ने कहा कि जब मैंने मेजपोश पर सुमन के साथ सचिन का नाम देखा और उसके मुंह से सुना कि मैंने अपने पति का नाम अपने साथ में लिखा है तो ये देखकर मैं दंग रह गई थी। इसीलिए मैंने तुरंत ही जाकर अपने पति को बताया कि आपके पिता ने कितनी बड़ी साजिश उस बेचारी लड़की के साथ की है। विक्रम जी ने कहा कि सुमन, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मेरे पिता ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया मैं उस किए हुए को मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी आगे की ज़िंदगी बेहतर कटेगी और इस नर्क से मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊँगा। अपने पिता की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जब ज़मींदार ने विक्रम की ये बात सुनी तो वह उस पर चिल्लाने लगा। तो विक्रम जी ने ज़मींदार से कहा कि अब अगर आपने एक भी गलत कदम उठाया तो मैं आपकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दूंगा। और याद रखिए, मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर भी चला जाऊंगा। ये सुनकर तो ज़मींदार को गहरा धक्का लगा और वह उदास होकर चुपचाप वापस हवेली के अंदर चला गया। पूनम दीदी मुझे सांत्वना देते हुए अपने साथ ले जाने लगी कि तभी पीछे से सचिन जी ने हम तीनों को रोक लिया। वह कहने लगे
कि ये सब जो कुछ भी सुमन के साथ हुआ उसे सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे नहीं पता कि आप सुमन की किस्मत का आगे क्या फैसला लेंगे, लेकिन विक्रम जी, आज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल इतने दिनों से मैं सुमन की परेशानी तो देख रहा था, लेकिन क्योंकि मैं एक अदना सा नौकर था, जिस वजह से कुछ भी कह नहीं सकता था, पर मुझे उसके दर्द से सहानुभूति थी और धीरे धीरे मैं उसे कब प्यार करने लगा मुझे खुद भी पता नहीं चला। इसीलिए मैं सुमन का हाथ थामना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ और उसे जीवन की वह तमाम खुशियाँ देना चाहता हूँ जो उसे आज तक नहीं मिली, ताकि वह अपने जीवन के हर दर्द को भूल जाए। सचिन की ये बात सुनकर विक्रम जी बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, सुमन, क्या तुम भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो? मैंने उनसे कहा कि मैंने तो आज तक सचिन को ही अपना पति माना था, लेकिन आज जब मुझे सच्चाई पता चली तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी। लेकिन अगर वह सच में मुझे अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। 3 दिन के बाद ही मेरी और सचिन की धूमधाम से शादी हो गई और विक्रम जी ने हम दोनों को उसी दिन विदा करके शहर भेज दिया, जहाँ पर उन्होंने हमारे रहने की व्यवस्था पहले ही कर दी थी। साथ ही सचिन जी को उन्होंने अपने एक दोस्त के ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में बड़े ही अच्छे पद पर काम पर लगवा दिया था। आज मैं सचिन जी के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हूँ और अपने अतीत के जख्मों को धीरे धीरे भूल रही हूँ। दोस्तों, कभी कभी पराये लोग अपनों से भी ज़्यादा हमारे काम आते हैं। अपने तो कई बार हमारे दिल को ऐसी ठेस पहुंचाते हैं जिसे हम जिंदगी भर भूल नहीं पाते। हम पूरी जिंदगी खून के रिश्तों को निभाने में अपनी जान लगा देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि इस दुनिया में सबसे ऊपर जो रिश्ता है वह इंसानियत का है। इसीलिए अपने अंदर की इंसानियत को कभी भी मरने नहीं दीजिए, ताकि वह रिश्ता आप अपने सगे संबंधियों से भी अच्छे से निभा सकें और किसी दूसरे के भी काम आ सकें। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।